समाकलन सीख लिए हो? चलो अब बात करते हैं थोड़ा हम लोग प्लेन के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं अक्ष। अक्ष क्या होता है? इसको अंग्रेजी में एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस। ये अक्ष तीन तरह का होता है। कितने तरह का? एक होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और एक होता है एक्स अक्ष हो गया, और ये वाई, और ये जेड। तीन तरह का एक्सिस होता है। ये हो गया ओरिजिन 0,0। ठीक है? ये क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। क्या समझे? अक्ष जो है तीन तरह का होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इसी तरह से हम तल की बात करें, प्लेन है ना, तल की बात करें यदि प्लेन का, तो इसके हिसाब से देखें तो प्लेन कहने का मतलब दो तरह की बात करते हैं। एक 2D होता है। क्या? 2D प्लेन है, समझ में? 2D कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो, एक्स अक्ष यानी एक्सिस कहने का मतलब इंडिविजुअल, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। लेकिन जब बात प्लेन का करेंगे ना, तो 2D प्लेन। 2D कहने का मतलब 2 डायमेंशनल। इसका कहने का मतलब 2 डायमेंशनल होता है। इसका कहने का मतलब 2 डायमेंशनल है ना। तो 2D प्लेन इसको कहते हैं। तो 2D कहने का मतलब ये जो सिंगल एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष जो यहाँ मिला हुआ है, इसी में से हम दो कंसीडर कर लेते हैं। यदि हम कंसीडर करें 2D डायमेंशनल में, है ना, यदि हम x और y को कंसीडर करें तो x y मिला के एक प्लेन बनेगा। है समझ में? क्या बनेगा? प्लेन बनेगा। उसी तरह से एक बार y z से मिलकर के एक तल बनाएगा, यानी प्लेन बनाएगा, और एक बार z जो है x से मिलकर के तल बनाएगा, यानी प्लेन बनाएगा। तो अक्ष यानी एक्सिस कितने तरह का होता है? तीन तरह का, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। उसी तरह से तल जो होता है 2D में अभी बात कर रहे हैं, तो इसमें हम बात करेंगे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। आया समझ में? तीन तरह का प्लेन होता है। ठीक है? जैसे नॉर्मली, जैसे मान लो कि ये कमरा है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? ये जो फर्श है, सिर्फ फर्श की यदि बात करें तो 2D प्लेन होगा, है ना। यानी एक तरफ से लंबाई और दूसरी तरफ से चौड़ाई, यानी एक एक्स एक्सिस बनेगा और एक वाई एक्सिस बनेगा। आया समझ में? लेकिन यदि हम इस कमरा की बात करें पूरा, है ना, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तब ये 3D प्लेन हो जाएगा। आया समझ में? क्या हो जाएगा? ये 3D प्लेन हो जाएगा। और नॉर्मली इस दीवार की बात करें तो एक क्या बनेगा हमारा? एक्स और दूसरा जेड, या वाई या जेड, दो बनेगा। तो सिर्फ दीवार की यदि बात करें तो एक प्लेन है। यदि हम इसकी बात करें, इस दीवार की बात करें तो एक प्लेन है। इस बोर्ड की बात करें तो एक प्लेन दिख रहा है हमको। आया समझ में? लेकिन जब पूरा कमरा की बात करेंगे ना, ठीक है, तो ये प्लेन होगा, लेकिन 3D प्लेन में होगा। और नॉर्मली फर्श या कोई भी दीवार का जो सतह है, ये सब 2D प्लेन में होता है। किस प्लेन में होता है? 2D प्लेन में। तो इस तरह से हमको समझना है कि एक्सिस क्या होता है और तल क्या होता है। ठीक है? हाँ, एक्सिस भी कितना होता है? 3। और तल से यदि हम देखें तो एक्स और वाई तल, वाई जेड तल और जेड एक्स तल। जैसे मान लो कि ये हमारे पास अक्ष है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं ए पॉइंट ले लेते हैं। यदि हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट मिलके बना है, यानी ये जो अक्ष है और ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये चीज हम लोग पढ़े हैं कि यदि किसी तल में कोई प्लेन होता है तो सबसे पहले एक्स अक्ष के पार्ट को दर्शाते हैं, एक्स और वाई। ऐसा समझ में? इससे ये पता चलता है कि ये पॉइंट जो है किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है।
आया समझ में? ये पॉइंट कहाँ है? एक्स वाई प्लेन में है। यदि हम पॉइंट यदि बी यहाँ पर लेते हैं, है ना, तो पता चलता है कि यह प्लेन कहाँ है? वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है। और एक पॉइंट यदि हम यहाँ लें, है ना, एक पॉइंट यदि हम यहाँ लेते हैं तो इसका एक अलग प्लेन बन जाएगा। आया समझ में? तो ये किसके अंतर्गत हुआ? एक्स और वाई में। और एक प्लेन यदि हम यहाँ ले लें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मान लो कि देखो दो तरह का एक्स होता है, एक नेगेटिव भी होता है ना। यदि इसको पीछे बढ़ाओ तो क्या मिलेगा? नेगेटिव। इसको नीचे बढ़ाओ तो क्या मिलेगा? नेगेटिव। इसको पीछे बढ़ाओ तो क्या मिलेगा? नेगेटिव जेड मिलेगा। तो यहाँ से भी देखें तो यह प्लेन, यह जो है ये किस प्लेन में आएगा? ये एक्स वाई प्लेन में ही आएगा, ये भी एक्स वाई प्लेन में ही आएगा। और इस तरह से यदि हम देखें, ये क्या है? वाई एक्स और वाई, ये भी एक्स और वाई प्लेन में ही आएगा। आया समझ में? इसको भी यदि हम देखें तो यहाँ भी एक बिंदु ले लें तो ये भी एक्स और वाई प्लेन में ही आएगा। आया समझ में? तो ये बिंदु को यदि हम किसी सतह पर मान लें, है ना, तो सतह कहने का मतलब या तो एक्स वाई प्लेन में होगा, या तो वाई एक्स प्लेन में होगा, या नहीं तो ये नेगेटिव और ये जो बन रहा है ये माइनस एक्स और माइनस वाई, इस प्लेन में भी ये हो सकता है। आया समझ में? तो ये उसको हम एक्स वाई प्लेन ही बोलते हैं। आया समझ में? अब देखो, अब क्या है कि हमको देखना है एक्स जेड प्लेन। जैसे मान लो कि इस कमरे में एक्स जेड प्लेन हमको दिखाना है, तो एक्स जेड प्लेन कहाँ बनेगा? नॉर्मली ये और ये तो एक्स वाई प्लेन हो गया। मान लो सतह पर कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो कहेंगे कि ये एक्स वाई प्लेन में है। यदि ऊपर इस सतह से ऊपर किसी दीवार में रखते हैं तो ये वाई जेड प्लेन बनेगा। आया समझ में? ये इस सतह पर यदि हमको ये रख देते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि जेड क्या हो? हाइट। आया समझ में? तो इस तरह का जो प्लेन बनेगा वो जो है कौन सा प्लेन बनेगा? जेड और वाई बन सकता है, जेड और एक्स बन सकता है। तो इस तरह से कुल मिला के 3 प्लेन होते हैं, 3 तल होते हैं। और अक्ष कितने होते हैं? 2 है, 3, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। आया समझ में? किसी भी पॉइंट को दर्शाना होता है, किसी सतह पे दर्शाना होता है, किसी सरफेस पर दर्शाना होता है, तो उसको प्लेन के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं? दर्शाते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है क्या कि किसी भी पॉइंट को हम क्या करते हैं? लोकेट करते हैं किसी प्लेन के अंतर्गत, है ना। तो वहाँ पे हमने एक्स वाई प्लेन पढ़ा था, एक्स वाई प्लेन हमने पढ़ा था। और वहाँ पर हमने जो है एक्स वाई प्लेन के अंतर्गत कोई भी डायग्राम जब बन रहा था तो उसका कंडीशन हमने निकाला था। जैसे मान लो कि पॉइंट ए प्लेन हमें एक्स वाई में ले लिया, है ना, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो कैसे इसके बीच का हमने डिस्टेंस निकाला था? आया समझ में? इसका डिस्टेंस निकाला था ना 10th क्लास में, ठीक है। तो हमने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, लेकिन 2D प्लेन, है ना, यानी मतलब 2 डायमेंशनल एक्स और वाई एक्स, इसी के बारे में पढ़े थे, है ना। तो इसी तरह से ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, इस चीज को समझना है, एक्स अक्ष, वाई एक्स, आया समझ में, और जेड एक्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसका? अक्ष का और तल का, ठीक है, एक्स का और एक्स अक्ष का और तल अक्ष। ये देखो जानना क्यों जरूरी है कि इसलिए कि फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब है ना, सीधी रेखा पर हम जो है किसी ऑब्जेक्ट की गति के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करेगा, ठीक है, तो मोशन किस डायरेक्शन में करेगा, है ना, उसका एक अपना डायरेक्शन होगा, एक अपना अक्ष होगा, ठीक है। तो जब तक हमको अक्ष के बारे में जानकारी नहीं रहेगा तब तक हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम नहीं समझ सकते। आया समझ में? मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में किसी ऑब्जेक्ट की गति। अब जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक्स वाई प्लेन है, एक ऑब्जेक्ट है जो अपने मूल बिंदु से चलना शुरू करता है। कहाँ से? 0,0 ओरिजिन से चलना शुरू करता है और एक्स एक्सिस के तरफ ये जो है 3 किलोमीटर जाता है और फिर से यहाँ से वाई अक्ष की तरफ 4 किलोमीटर जाता है। आया समझ में?
तो इस तरीका से वो जहां से चला था और जहां पहुंचा, है ना, तो उसका डायरेक्शन क्या था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट से जहां पहुंचा था उसका डायरेक्शन क्या था, कौन सा डायरेक्शन था, आए समझ में। तो इस तरह के प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे मोशन के बारे में, है ना, कि किस तरीके से मोशन हो रहा है, और डायरेक्शनल मोशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट वगैरह इस सब के बारे में बात करेंगे। तो ये सब जो है उसमें जरूरी होता है। अक्ष किसे कहते हैं, तो 3 तरह का होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तल तुम्हारा हो गया एक्स वाई तल, वाई जेड तल और जेड एक्स तल, ठीक है। तो इस तरह से 2D प्लेन हो गया। 3D प्लेन भी होता है, लेकिन उसको अभी हमको जानने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ किसको जानने की जरूरत है, 2D प्लेन को जानने की जरूरत है। यानी अक्ष से ही क्या बना है, तल बना है, अक्ष से ही तल बना है समझ में, ठीक। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कुछ 9th क्लास से रिलेटेड है। किस क्लास से, 9th क्लास से रिलेटेड है, तुम देख सकते हो। नाइन्थ क्लास से रिलेटेड है, और आगे देखते हैं। मोशन यानी गति। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि क्या होता है मोशन। देखो, गति कहने का मतलब ये हुआ कि जो है मूवमेंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के अंदर जब घुमाव होता है तो हम बोलते हैं कि उसमें गति हो रहा है ना। तो ये गति की पहचान कैसे करते हैं कि जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, ठीक है ना। कुछ समय के बाद हम आए और इसको देखें कि ये जहाँ था वही है, तो इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, यानी इसका मतलब ये अपना स्थान छोड़ करके कहीं नहीं गया है। यदि अपना स्थान छोड़ करके दूसरी जगह दूसरे पॉइंट पर पहुंच गया होता तो हम ये कहते कि इसके पोजीशन के अंदर क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। इसके पोजीशन के अंदर चेंजिंग हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो गया, मोशन हो गया, है समझ में। तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन कहने का मतलब उसके स्थान में परिवर्तन। यदि उसके स्थान में, उसके स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कब करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन कब करेगा, तो ये चीज यदि हम इसके बारे में सोचें तो जब तक जो है उसमें कोई, है ना, उस पर कोई बाहरी एजेंट जब तक उस पर अटैक नहीं करेगा या उस पर कार्य नहीं करेगा तब तक उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा, है समझ में। तो मोशन जो होता है ये कॉज ऑफ मोशन ड्यू टू अ फोर्स, है ना, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में गति का जो कारण होता है वो कौन होता है, बल होता है। लेकिन अभी हमको सिर्फ इसके क्राइटेरिया के बारे में जानना है कि मोशन क्या होता है। तो हमने बताया कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पर मौजूद है और एट ए टाइम वो कहाँ पहुंच गया, पॉइंट बी पर पहुंच गया, तो हमने कहा क्या, ए इज इन मोशन, ए इज इन मोशन। ए किसमें है,